हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जम के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट भैया क्लास 12th में कमेंट कर रहे थे, सर गद्यांश और पद्यांश बता दीजिए, क्योंकि गद्यांश 10 नंबर का आता है, पद्यांश 10 नंबर का आता है, टोटल आपका 20 नंबर। और भाई 20 नंबर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि ये आपको टॉपर बना देता है, ठीक है, 20 नंबर। तो आज हम आप लोगों को भैया गद्यांश और पद्यांश ऐसा बताएंगे ना कि आप जिंदगी भर याद रखोगे और आप लोग भैया गद्यांश पद्यांश बोर्ड एग्जाम के पेपर में जैसे जाओगे आप तुरंत कर लोगे, ठीक है। 2 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा गद्यांश है, किस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, सब कुछ। तो आज हम लोग भैया यूपी बोर्ड की जितने भी छात्र हैं भैया हिंदी का पेपर देने वाले बोर्ड परीक्षा 2026 में और क्लास 12th में हैं और गद्यांश और पद्यांश नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप 10/10 यानी कि गद्यांश का हो जाएगा और 10 ही नंबर आपका 10/10 पद्यांश का। तो बहुत ध्यान से देखना भैया, गद्यांश और पद्यांश जो है बिल्कुल पक्का हो जाएगा, मात्र 1 मिनट में आप भैया कर लोगे, ठीक है, पहचान जाओगे, सब कुछ लिख दोगे, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बताऊंगा, नहीं आता बिना पढ़े भी आप लिखोगे, ठीक है। सभी चैप्टर का आप भैया ट्रिक के साथ समझोगे, ठीक है, और 20 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। 20 में 20 नंबर आपका बिल्कुल पक्का कर लो, ठीक है। गद्यांश पद्यांश आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से देखना, सबसे पहले हम लोग समझेंगे गद्यांश जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 100% आएगा, फिर हम लोग पद्यांश को समझेंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब भी करना। चलो हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट गद्यांश है, फिर पद्यांश। तो चलो शुरू करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग समझते हैं जो हमारा क्लास 12 हिंदी है ना, उसमें जो हमारा महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश है, ठीक है। सबसे पहले हम आप लोगों को भैया समझाएंगे जो आपके गद्यांश है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, आपका ये 10 नंबर पक्का कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है, गारंटी है कि आपके 2026 बोर्ड में ये आएगा, ठीक है। तो ये जो गद्यांश है ये आपका 10 नंबर भैया पक्का कर देगा। तो बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, अगर आपको भैया टॉपर बनना है, हिंदी में 95% लाना है, तो ये वाला गद्यांश बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग भैया पद्यांश देखेंगे 10 नंबर। तो पहले हम लोग गद्यांश को देख लेते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। देखो सबसे पहले इसको आप गद्यांश को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि यहां से यहां तक आपका अंडरलाइन है और हमें अंडरलाइन को भैया 2-3 बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो आपका हमें व्याख्या भी करना पड़ता है। देखो लिखा हुआ जन का प्रवाह अनंत होता है, जो जन है, जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन के दामत्व प्राप्त किया गया है या किया है, जब तक सूर्य का रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं। भैया जो सुबह की रोशनी है, सुबह का जो समय है वो बहुत सुहावना होता है, ठीक है, तब तक राष्ट्रीय जन का जो जीवन भी अमर है, ठीक है। तो यहां से यहां तक हमारा क्या है, यहां से यहां तक हमारा रेखांकित अंश है, ठीक है। फिर इसके बाद इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों के आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं, जिनका सततवाही जो है जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, उसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार राष्ट्र शब्द आया हुआ है तो आप बता दो कि किस चैप्टर से लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये 2015 में आया, 2020 में आया, 2024 में आया हुआ है, 2026 में ये वाला जो है ना एकदम 100% छपा है पेपर में। तो जाके देख लेना और आप लोग बस तैयार कर लो, ठीक है। अब देखो ये पढ़ने के बाद आप इनके क्वेश्चंस को पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे, देखो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें भैया 5 क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, 5 क्वेश्चन आपको 10 नंबर देकर जाएगा और बहुत आसान है, मैं आपको ट्रिक के साथ समझा दूंगा, ट्रिक के साथ, टेंशन मत लो। देखो उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो, ये आपको 2 नंबर मिल जाएगा अगर आपने सही लिख दिया। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या करो, ये भी आपको 2 ही नंबर देकर जाएगा। फिर तीसरा है जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है, ये भी 2 नंबर देकर जाएगा। और राष्ट्र निवासी जन किसके सम्मान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है, ये भी 2 नंबर देकर जाएगा। और 5वां है उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा, ये भी 2 नंबर देकर जाएगा। तो टोटल आपको 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या
क्या देखते हैं, संदर्भ, जो कि आपका पाठ का नाम, लेखक का नाम है, उसको हम लोग संदर्भ को देखते हैं। सभी को पता है कि चैप्टर से है, क्योंकि ये जो है भैया हर बार क्या शब्द आया हुआ, राष्ट्र राष्ट्र राष्ट्र, तो सभी को पता चल गया होगा राष्ट्र स्वरूप चैप्टर से लिया गया। आई होप कि सभी स्टूडेंट को पता चल गया होगा। और इसके जो राइटर हैं सभी को पता होगा कि भैया अगर राष्ट्र स्वरूप है तो इसके राइटर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ठीक है। तो गद्यांश कैसे लिखना है, देखो सबसे पहले आप पहला उत्तर नंबर फर्स्ट देखो, ठीक है, गद्यांश का संदर्भ, तो उत्तर नंबर फर्स्ट, क्योंकि हमें 5 आंसर देना है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिखना। तो पहला, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारे पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य विभाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता जो हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र स्वरूप शीर्षक निबंध से उद्गृहित है। ये किस विधा का है, निबंध विधा का है, ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप निबंध विधा का है। अब देखो सबसे पहले जब आप पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना ना, तो उसको आप ब्लैक से लिख देना और नीचे आप ऐसे अंडरलाइन भी कर लेना स्केच से, ठीक है, अंडरलाइन भी कर लेना तो बहुत हाईलाइट लगेगा। और अगर आप बिल्कुल सही लिखोगे तब हाईलाइट करना, अगर आपको शंका है कि गलत है या सही है तब मत हाईलाइट करना, ठीक है। और अगर आप इतना बड़ा नहीं लिख पाते हो तो डायरेक्टली आप हेडिंग डालो पाठ का नाम, जो भी है पाठ का नाम आप ब्लैक से डालो, ब्लू से लिख दो जो भी नाम है, लेखक का नाम, ठीक है, लेखक का नाम ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है, पाठ का नाम और लेखक का नाम लिख दो, ठीक है। जैसे इस पाठ का नाम क्या है, राष्ट्र का स्वरूप, पाठ का नाम क्या है, राष्ट्र का स्वरूप, तो आप यहां लिख दो राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है। और लेखक जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, तो वासुदेव शरण अग्रवाल लिख देना, ठीक है। तो ऐसे आप हेडिंग डाल सकते हो और आराम से ऐसे भी आप संदर्भ लिख सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसे लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या करो, ठीक है। तो रेखांकित अंश तो आप लोगों ने देख ही लिया है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या यहां हम लोग समझते हैं। देखो यहां आप दूसरा वाला हेडिंग डालो, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब इसमें है भैया, प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है। देखो प्रत्येक जो राष्ट्र है उसका इतिहास क्या है, हमेशा बदलता रहता है, कोई ना कोई नया नया चीजें आती रहती हैं, ठीक है, कोई ना कोई नया नया मतलब घटना होता रहता है, तो भैया इतिहास भी बदल जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, घटना होता रहता है, तो इसलिए ये निरंतर बदलती रहती है तथा उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। जो राष्ट्र के निवासी हैं, जो उस राष्ट्र में रहने वाले लोग हैं, उनकी श्रृंखला लगातार चलती रहती है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। जो मनुष्य है भैया, मनुष्य ये पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र से जुड़ा रहता है। जैसे अगर ये बेटा है, ठीक है, तो ये इनके पापा हैं, ठीक है। अब ये क्या, ये पापा है तो ये इनके पापा हैं, तो ये क्या है, ये एक दूसरे से कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यही कहते हैं मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी जो है अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ है, और इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपने भूमि के साथ जो है तदम्य स्थापित किया है, ठीक है, तो स्थापित किया हुआ है। तो ये हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन, और इसका भी आपको मिल जाएगा 2 नंबर, यानी कि 4 नंबर हम लोगों ने पक्का कर लिया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भैया, जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है। तो जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है, देखो तीसरा क्वेश्चन का आंसर भैया, जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है। देखो जन का प्रवाह का तात्पर्य यह है कि जन का प्रवाह अंतहीन होता है, मतलब इसका कोई अंत नहीं होता, ठीक है। मतलब प्रत्येक राष्ट्र में निरंतर अनेक प्रकार के परिवर्तन आते रहते हैं, और इसके उपरांत भी राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर आबाद गति से चलती रहती है। बस अगर आप इतना लिख दिए, ये भी 2 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप और भी शॉर्ट में लिख सकते हो, गद्यांश में से कट करके, नहीं आता फिर भी आप गद्यांश में से कट करके लिख देना, छोड़कर मत आना, खाली मत छोड़कर आना, आप वहां गद्यांश में से कट करके कुछ ना कुछ लिख देना। तो चौथा क्वेश्चन अब देख लेते हैं, चौथा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, इसमें राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं, और फिर 5वां है उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा। तो चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, देखो ध्यान से समझो, यहां थोड़ा सा बड़ा है लेकिन समझो। हमारे राष्ट्र के इतिहास में उत्थान और पतन के अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ठीक है, आते रहे हैं। मतलब उत्थान मतलब ऊपर उठना, और पतन मतलब नीचे गिरना, ठीक है। कोई हम कभी उठता है तो कभी नीचे गिरता है, कभी और उठता है कभी और नीचे गिरता, ठीक है, वही कह रहे हैं। परंतु नदी की नई उठती लहरों के समान हमारे राष्ट्र के निवासियों को सतत रूप से आगे बढ़ते रहने के लिए अनेक नवीन शक्ति प्राप्त होती है। इनकी सहायता से वे पूरे उत्थान के साथ प्रगति करते हैं, और इस प्रकार सदैव से ही उनका
अस्तित्व बना रहता है, ठीक है, बना रहा है। बस ये हो गया, ठीक है। चौथा क्वेश्चन ये भी 2 नंबर का। अब एक क्वेश्चन और है, वो हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और है जो कि आपका लास्ट वाला है कि उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा। उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा, ये 5वां क्वेश्चन है। देखो 5वां यही है कि नदी का प्रवाह जो है निरंतर प्रवाहित रहने के कारण बीच बीच में डेल्टा छोड़ता है, ठीक है। बीच बीच में क्या छोड़ता है, डेल्टा छोड़ता है। इसी कारण राष्ट्र के जन्म और कर्मों श्रम से उत्थान के अनेक प्रतीक अवशेष अथवा पद चिन्ह छोड़ते रहते निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। अर्थात उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण कर्म और श्रम के द्वारा होता है। यहां आप भैया एक शॉर्ट में लिख सकते हो कि उत्थान जो है, उत्थान के अनेक घाटों का जो निर्माण है वो कर्म और के द्वारा होता है। इतना सा ही केवल लिख सकते हो, लेकिन मैंने डिटेल में थोड़ा लिख दिया ताकि और अच्छा रहे। तो यहां हम लोगों ने 5 क्वेश्चन देख लिया। अगर आप ये 5 कर लोगे तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपको 10 नंबर मिल जाएगा भाई। ये गद्यांश का 10 अंक आपका पक्का हो जाएगा। और ये जो मैंने गद्यांश बताया ना, ये बोर्ड एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। तो भाई समझ कर जाना, पेपर देने से पहले आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार लिख लिख कर रट लेना, ठीक है। तो ये सारे मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए, आप लोग नोट कर लो, ठीक है। सारा क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो यहां से, ठीक है। आप लोग सबसे पहले संदर्भ लिखो, जो भी पाठ से लिया गया उसके लेखक कौन है, ठीक है। फिर आप लोग भैया रेखांकित अंश की व्याख्या कर लो, ठीक है। एंड फिर आपका ये तीसरा क्वेश्चन है, जन का प्रवाह का तात्पर्य क्या है। फिर आपका हमारे राष्ट्र के इतिहास में उत्थान और पतन। फिर आपका ये है कि मतलब 5वां क्वेश्चन, उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण जो है कर्म और श्रम के द्वारा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया ना गद्यांश। देखो मैं ऐसे करके सारा गद्यांश पढ़ा दूंगा, बस आप लोग वीडियो को ध्यान से देखा करो, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं पद्यांश, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत स्पेशल। आप लोगों को गद्यांश तो समझ में आ गया, अब हम लोग पद्यांश देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। पद्यांश जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका 10 में 10 नंबर पक्का कर देगा, ठीक है। ये जो मैं आपको पद्यांश बता रहा हूं, और ये आपका 100% आएगा, ठीक है। पेपर में 100% छपेगा, तो बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो पद्यांश है, ये मैंने देखा है भैया हर सेट में आता है, बहुत ज्यादा आपके जो यूपी बोर्ड के हर सेट में आता है। देखो ध्यान से समझो, लिखा हुआ मेरे प्यारे नौ जलद। देखो मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, ठीक है, फिर हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। देखो लिखा हुआ है कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्रों वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय है ब्रह से बावली हो रही हूं। पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा इसका मीनिंग, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तुम सुना देना, और ज्यों ही मेरा भमन तज तू अलप आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगंध कितनी मंजू कंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां जाकर विश्राम ना करने लगना कि वहां बढ़िया हवा चल रहा है वहां विश्राम करने लगो, ठीक है। आपको हमारा जो ये मतलब बात है इसको श्याम मतलब जो श्री कृष्ण तक पहुंचाना है, ठीक है। अब देखो इसमें जो है केवल ये 2 लाइन का आपको व्याख्या करना है, पूरे का व्याख्या नहीं करना, केवल इसका 2 लाइन का ही व्याख्या करना है। तो ये वाला जो 2 लाइन है इसको बहुत ध्यान से पढ़ लो, 1-2 बार और पढ़ लो, ठीक है। देखो लिखा हुआ है कि मेरे प्यारे नौ जलद कंज से नेत्रों वाले एंड जाके आए न मधुबन से और भेजा ना संदेशा। अभी हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इसमें आप समझो 5 क्वेश्चन रहेगा। पहला, उपयुक्त पद्यांश का आपको कवि का नाम लिखना है, लेखक का नाम मतलब पाठ का नाम और कवि का नाम लिखना है, ठीक है। एंड रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, 2 नंबर इसका मिलेगा, 2 ही नंबर इसका मिलेगा। और पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा, 2 नंबर इसका मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पवन दूतिका का। प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया, 2 नंबर इसका मिल जाएगा। और राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए, इसका 2 नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भैया संदर्भ, जो कि पहला क्वेश्चन रहेगा। प्रस्तुत पद महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इसके कवि कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी हैं। पवन दूतिका वाला चैप्टर है, द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्यखंड में संकलित पवन दूतिका नामक आपका काव्यांश से उद्गृहित है। पवन दूतिका, पाठ का नाम क्या है, पवन दूतिका, कवि कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है। तो ये आपका 2 नंबर पक्का हो गया। अब आपका रेखांकित अंश की व्याख्या, 2 लाइन रेखांकित अंश की व्याख्या कर दो। यहाँ दूसरा वाला क्वेश्चन भैया रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। तो यहाँ आपका रेखांकित अंश 2 ही लाइन करना है, देख लो यहाँ आपका 2 ही लाइन करना है। यहाँ से
बोले मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्रों वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा कोई संदेशा। ठीक है, तो यहां आप 2 लाइन का कर लो। राधिका पवन दूतिका से अपनी विरह व्यवस्था जो व्यथा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि आए मेघों जैसे, ठीक है, आए मेघों जैसे शोभा से युक्त और कमल के समान नेत्रों वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण। ठीक है, श्री कृष्ण जो है मथुरा गए थे, मतलब मथुरा चले गए थे। ठीक है, मथुरा चले गए थे और अभी तक वापस नहीं आए। ठीक है, अभी तक वापस नहीं आए और ना ही उन्होंने वहां से कोई संदेशा भेजा। ठीक है, ना ही वहां से उन्होंने कोई संदेशा भेजा। अब जो मतलब वो गोपियां हैं वो पागल हो रही हैं कि भैया हमें ना तो कोई संदेशा भेजा और ना ही मतलब कुछ भेजा। ठीक है, ना ही आए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे होता नहीं कि जिससे आप प्यार करो तो उसका ना कोई संदेशा आए और ना खुद आए तो बहुत ज्यादा दुख होता है। वैसे इन गोपियों के साथ हुआ था। श्री कृष्ण जी ने मतलब गए मथुरा और वहां से वापस भी नहीं आए और फिर क्या हुआ, संदेशा भी नहीं भेजा। अब क्या करे राधिका या फिर जो गोपियां हैं, राधिका जो जी हैं वो पवन दूतिका, पवन का मतलब जो हवा है, उनसे कहती हैं कि जाके देखो कि काहे नहीं संदेशे भेजे, काहे नहीं आए। और अगर रास्ते में भैया मतलब बहुत अच्छा छाया वगैरह हो, मतलब जैसे होता नहीं कि मतलब पेड़ वगैरह लगे होते, तो वहां आराम मत करने लगना, आप जाके सीधा वहां बताना। ठीक है, मतलब उनको मतलब हमारा जो व्यथा है, जो हमारी दशा है उसको बताना, क्योंकि वो जो है रो रो के पागल होती जा रही थी। चलो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा आ जाओ। ये 5 क्वेश्चन है तो इधर हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये देखो, ये वाला जो है मतलब तीसरा है, पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा। तो सभी को पता है भैया कि पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा। ठीक है, सभी को पता होगा। तो देखो राधा जी, जो राधा जी है पवन दूतिका द्वारा राधा ने कृष्ण जी को संदेश भेजा था। ठीक है, जो पवन है, पवन को किसने कहा था, मतलब राधा जी ने कहा था। और किसके लिए भेजा था, मतलब श्री कृष्ण जी के लिए। ठीक है, तो ये वाला भी समझ में आ गया। अगला आ जाओ। प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है। तो देखो चौथा नंबर है कि कृष्ण आकाश में छाए नवीन मेघों के समान रूप वाले हैं तथा उनके नेत्र कमल के समान है। उनकी जो आंख है वो कमल के समान है। ठीक है, कमल के समान है, बहुत सुंदर है। जैसे कमल होता है ना, बहुत सुंदर होता है, वैसे उनकी आंख जो है कमल के समान है और वो जो है आकाश में छाए हुए नवीन मेघ के समान है। लास्ट क्वेश्चन है भैया, राधिका की मनोदशा का वर्णन करो। उनकी राधिका की मनोदशा कैसी थी। तो जब आप इसको पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, हम भी पढ़े हैं बहुत अच्छे से, ये वाला चैप्टर बहुत अच्छा लगता है। हम तो 2-3 बार पढ़े थे जब 12th में थे। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है मतलब पूरा जितने बच्चे सैड है ना उनकी इसमें मजा आ जाएगा, पढ़ लो। ठीक है, देखो ये है राधा श्री कृष्ण के विरह में रो रो के पागल हो रही थी। राधा जी हैं श्री कृष्ण जी की याद में रो रो के पागल हो रही थी। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2 नंबर। तो ये आपका टोटल भैया 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 इंटू आपका 2 यानी कि 10 नंबर ये भी पक्का हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप कहोगे तो मैं इसका जितने भी इंपॉर्टेंट पद्यांश है सारा पढ़ा दूंगा पवन दूतिका का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये आपको गद्यांश और पद्यांश समझ में आ गया ना। 10 नंबर आपका गद्यांश, 10 नंबर पद्यांश। ठीक है, यानी कि 20 नंबर। अब और जो है वो मैं आपको और भी पढ़ाऊंगा, कुछ पीडीएफ में आपको दे दूंगा। ठीक है, जो आपके बच्चे हैं उसका मैं पीडीएफ दे दूंगा अपने मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में। जितने बच्चे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लो। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए, जहां बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भी ज्वाइन कर लो। ठीक है, इसकी फीस ओनली और ओनली 199 रुपए है। 199, केवल 199 आप पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी दिक्कत होता है आप हमें कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर लो। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप नंबर या कॉल नंबर सब कुछ यही है, फोन पे गूगल पे सब कुछ है। 99 18 86 31 96 हमारा सारा नंबर यही है। ठीक है, व्हाट्सएप करो, कॉल करो, फोन पे करो, गूगल पे करो, सब कुछ। ठीक है, तो ये क्लास आज का कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल का सब्सक्राइब कर लेना। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।